नमस्कार। जान है तो जहान है कि इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा वीडियो एक नए विषय पर आधारित है। नींद में खर्राटे की समस्या कितना ख़तरनाक, कितना जानलेवा। जैसा कि आप जानते होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि नींद में खर्राटे लेने की जो समस्या है, इसके बारे में सभी लोग वाकिफ़ हैं। हर समाज में, हर परिवार में, हर मोहल्ले में कुछ लोग व्यक्ति ज़रूर होंगे जिनको नींद में खर्राटे आते हैं। ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, ये एक तरह की आदत है। कुछ लोग तो इसे यूँ कहते हैं कि ये अगर कोई व्यक्ति खर्राटा ले रहा है तो उसको अच्छी नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। और जब तक आप इसको स्वास्थ्य की समस्या नहीं समझेंगे, इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, इसका उपचार नहीं करेंगे, इसकी परेशानियाँ, इसके खतरों से आपको झेलना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको खर्राटे के विभिन्न पहलुओं पर आपसे विस्तार से वार्ता करूंगा। जिनको खर्राटे की शिकायत होती है, उनमें ज़्यादातर देखा गया है वो बीपी के शिकार होते हैं। उनकी बीपी के कम ही उम्र में शिकायत हो सकती हैं। और दूसरी समस्या है कि उन्हें बीपी हो गया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। उसको संभालना, नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल होता है। उनको सांस की तकलीफ़ होती है, हार्ट फेलियर की समस्या या हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, स्ट्रोक, लकवा, पक्षाघात होने की संभावना रहती है, डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। और महिलाओं में भी इसमें काफ़ी रूप से ये परेशान करता है। उनकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इरिटेबल हो जाते हैं। महिलाएं अक्सर डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डरने वाली बात है, ये अचानक अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है। जो मैंने बताया कि हिंदुस्तान में अभी हाल ही में लगभग 6 महीने पहले हमने हिंदुस्तान के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी को खोया है। अमेरिका ने भी अपने 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुई। तो इन सब खतरों से जानने के बाद अब सवाल उठता है कि जब आपको या आपके परिवार में किन्हीं को खर्राटे की शिकायत है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने फिजिशियन से मिलें, रेस्पिरेटरी फिजिशियन या अच्छे फिजिशियन से मिलें, खर्राटे के बारे में उनको बताएं और वो उनकी पूरी जांच करने के बाद, बीपी, ब्लड शुगर, वेट वगैरह जानने के बाद, मुंह की एग्जामिन करने के बाद कोई स्ट्रक्चरल अपना प्रॉब्लम है कि नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वो स्लीप स्टडी कराएंगे। ये 1 रात की स्टडी होती है। लगभग अब 12 घंटे इसमें समय लगते हैं। सोने के पहले एक मशीन आपके हाथ और सर और इसके तरफ लगा दिया जाएगा। एक सेंसर होगी, मॉनिटर करती है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कब कितना थी, कितना डिप किया, ब्रेन वेव कैसे थे, सांस की गति रात भर कितनी रही, हार्ट रेट कितना हुई और कितनी बार आपकी सांस नींद के दौरान रुकी, एपनिया या हाइपोपनिया कम हुई या बिल्कुल रुक गई, इसका इंडेक्स निकाला जाता है। और 12 घंटे के बाद कंप्यूटर से उसको एनालाइज करने के बाद इस बात का हम लोग पता लगाते हैं कि इनको एपनिया अगर है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, और है तो किस डिग्री का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जो लोग सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को CPAP की आवश्यकता पड़ती है, जो एक छोटी मशीन से प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन रात भर मास्क के सहारे दिया जाता है ताकि उनके शरीर का ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहे हो। और जो चूँकि अंडर प्रेशर ऑक्सीजन दिया जाता है तो जो सांस की नलियाँ बंद होने की कोशिश करती हैं नींद में, वो खुली रहती हैं। पेशेंट को अच्छी नींद, आनंद से रात भर सोएगा, अगला दिन वो उठेगा तो उसकी ताजगी बनी रहेगी, फ्रेश फील करेगा, नींद नहीं आएगी। तो इस
तरह से हम लोग उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद उसका उपचार कराएं। लेकिन जो लोगों को सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं, अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री में शुरू से वो अपने जीवन शैली में थोड़ी सी परिवर्तन करें तो भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो लोग खराटे लेते हैं उनको बगैर सीपैप मशीन के या बिना ऑक्सीजन लगाए हुए काम नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोग अपने जीवन शैली में, अपने वज़न में थोड़ा बहुत परिवर्तन, जो मैं अभी आपको बतलाऊंगा, जो इस वीडियो का असल मकसद है, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर लोगों को खराटे लेने से मुक्ति मिल जाएगी। हेल्थ हज़ार्ड जो खराटे की स्वास्थ्य पर जो असर पड़ते हैं, उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि मरीज को रात में भी परेशान होना पड़ रहा है। खराटे के कारण उसको अच्छी नींद नहीं आती है, फ्रैगमेंटेड स्लीप होती है और रात में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार उसकी आँख खुलती है, जिसके कारण उसे बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है यूरिनेशन के लिए। और बार बार नींद खुलने के कारण, कंप्लीट स्लीप, गहरी नींद नहीं होने के कारण उसका अगला दिन भी काफ़ी बेकार जाता है। और अक्सर देखा गया है कि जो लोग खराटे के शिकार हैं उसके अगली सुबह उठने के बाद वो सारे दिन ऊँघते रहते हैं। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जो कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते करते ऊँघने लगे या कार को ड्राइव करते समय ऊँघने लगे तो निश्चित तौर से उसको रात में खराटे की शिकायत होगी। तो खराटे को कंट्रोल करना इसलिए भी आवश्यक है कि रात भी आपकी अच्छे से कटे, चैन से सोएं और अगले दिन आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहे। काम जब करें तो पूरी एकाग्र होकर काम करें, मन लगे, काम करते समय नींद नहीं आवे, ड्राइव करते समय आपको नींद नहीं आवे, इरिटेबल नहीं हो, गुस्सा नहीं आवे, थकान नहीं हो। इसीलिए ये खराटे की मार रात में भी होती है और दिन में भी होती है। इसके लक्षण रात में भी होते हैं और दिन में भी होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि खराटे के बारे में जागरूक होना, उपचार कराना बहुत ही आवश्यक है। आइए अब इस बात की जानकारी लेते हैं कि स्लीप एपनिया स्टोरिंग का उपचार क्या होता है। मैंने आपको बताया कि उपचार में मैंने सलाह दी कि अपने डॉक्टर से मिले, आपके फिजिशियन या ENT स्पेशलिस्ट आपके ओरल कैविटी को ठीक से जांच करेंगे कि ओरल कैविटी में कोई रुकावट का कारण है कि नहीं, नाक की कैविटी आपकी साफ़ सुथरी है कि नहीं, बार बार सर्दी जुकाम तो आपको नहीं होता है, और अगर उसमें कोई परेशानी होती है नज़र तो उसका उपचार किया जाएगा। एबनॉर्मल एनाटॉमी को भी वो लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं तो अल्कोहल बंद कर दें, ख़ास तौर से सोने के पहले तो बिल्कुल अल्कोहल ना लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्लमंद आदमी दिन में मदिरा का पान नहीं करता है आम तौर से, लेकिन शाम के बाद या सोने के पहले मदिरा पान से बचें ताकि आपकी गले की मांसपेशियाँ की टोन शिथिल नहीं हो, उसकी टोन मेंटेन रहे। अपना वज़न नियंत्रण में रखें। अगर आप मोटे हैं तो वज़न घटाएं और ऑप्टिमम वेट रखें, क्योंकि मैंने बताया कि मोटे लोगों में स्लीप एपनिया की शिकायत अधिक होती है। और जो आपका बिस्तर है उसको हेड के एंड की ओर बिस्तर को, बेड को 4 इंच उठाएं। मैं तकिए की बात नहीं कर रहा हूँ, तकिए को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 2-3 तकिया करके सर को उठाएं। आप फ्लैट सोएं। अगर फ्लैट सोते हैं, चाहे जिस पोजीशन में भी सोते हैं, तो हेड एंड को दोनों हेड एंड के चौकी से 4 इंच उठा दें ऊंचाई, इसमें आपको सहायता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, करवट लेके सोने की आदत डेवलप करें। चित्त होके सोएंगे आपको ज़्यादा खराटे होंगे, या बल्कि कोई आदमी को खराटे आ रहे हैं, आप उसे टैप करके बोल दें कि भाई साहब जरा सा बाएं करवट, दाहिने करवट होकर सोइए, तो आप देखेंगे कि खराटा आना उनका बंद हो जाएगा। तो साइड में अपना करवट लेके सोएं, चित्त होकर नहीं सोएं, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें, जीवन अपने वेट को नियंत्रण में रखें, और मुंह के अंदर अगर कोई अपना गड़बड़ी है तो उसका उपचार ज़रूर कराएं। आइए अब अपने टॉक के अंतिम
अंतिम स्टेप पर बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊं कि स्लीप एपनिया से कैसे बचें। ट्रीटमेंट में भी इसका अपना बचने के उपाय है। बहुत सारी बातें जो मैंने आपको ट्रीटमेंट में बताई हैं वो करने से आपका स्लीप एपनिया से बचेंगे। लेकिन ये आम लोग अगर इसका अनुपालन करें, सबसे पहली बात है कि आपका वज़न सही होना चाहिए। अगर आप मोटे हैं तो अपने वज़न को नियंत्रण करें, खान पान की शैली में बदलाव लाएं। जो लोग बहुत मोटे हैं, अगर अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है वेट घटाने पर, उसका टाइटल है जब पेट लगे मटका तो दिल को लगे झटका। उसका मैं लिंक इस वीडियो में दूंगा, उस लिंक से आप उसको देखें और उसका अनुपालन करें। आपका वज़न कुछ ही हफ्तों में आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि रात में नींद की अच्छी क्वालिटी हो, जिसके लिए आपको स्लीप हाइजीन का अनुपालन करना पड़ेगा। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित होना चाहिए। देर रात तक जगने की कोशिश ना करें। आप 9 से 10 के बीच में सोने की कोशिश करें और 5 से 6 के बीच में उठें। 6 से 7 घंटे की नींद लेकर के ये आपके स्लीप हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। शाम का खाना आप रात में सोने के 1-2 घंटे पहले खा लें। मदिरा पान रात में सोने के 1-2 घंटे पहले उसको बंद कर दें। और रात में जब भी बेडरूम में आप जाते हैं अकेले जाएं। कमरा डार्क होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कमरे में कोई टीवी, मोबाइल, लैपटॉप नहीं होना चाहिए। ये सब बातें स्लीप हाइजीन के बारे में। अच्छी नींद के लिए हमारा एक और वीडियो देखें जो मैंने इसके पहले आपने बनाया था, रात भर नींद क्यों नहीं आती है, उसका भी लिंक दिया जा रहा है। जो लोग चाहते हैं कि अच्छी नींद आए ताकि उनको स्नोरिंग नहीं हो, इस 2 वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो अपना वज़न नियंत्रण करना, अल्कोहल से दूर रखना, और सबसे 3 में है कि आप अगर करवट लेके सोते हैं, दाहिने बाएं करवट, तो आपकी में खराटे की समस्या बहुत कम होगी। तो इन 3 बातों का ख्याल करने से, और अगर आपको खराटे आते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें। आपको स्लीप स्टडी का स्क्रीनिंग होना बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर से ऐसे लोगों में मैंने बताया कि जिनको खराटे की शिकायत है, वो ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड के शिकार हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें। और एक बात अक्सर हम लोगों से पूछी जाती है, लोग जानना भी चाहते हैं कि स्लीप एपनिया में बचने के लिए योग की क्या भूमिका है। तो मैं कहूँ कि योग ने काफ़ी लोगों को मदद की है। योग में एक तो जीवन शैली के बारे में मैंने बताया कि आपका जीवन शैली अनुशासित जीवन शैली होना चाहिए। जल नेति का अभ्यास रोज़ करें ताकि आपके नाक के अंदर कोई किसी तरह की रुकावट, अगर कंजेशन है तो वो जल नेति से दूर होगा। और प्राणायाम कुछ बड़े ही ज़बरदस्त प्राणायाम है जिसको रेगुलर करने से मैंने अपने अनुभव में पाया है कि काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। वो हैं कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और सबसे पावरफुल प्राणायाम अगर आप हमसे जानना चाहें कि एक प्राणायाम, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का मैं लिंक इस वीडियो में दूंगा, वो आप देखेंगे कैसे किया जाता है। सारांश में मैं बताऊं कि उज्जयी प्राणायाम के बारे में कहा जाता है कि अगर दिन में आप नकली खराटे लेंगे तो आपके असली खराटे आने बंद हो जाएंगे। अगर मैं 1 सेकंड के लिए आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि नकली खराटा कैसे लिया जाता है। अगर इस तरह के नकली खराटे आप 11 बार सुबह, 11 बार दोपहर, 11 बार सोने के पहले करते हैं तो जो भी रुकावटें या इस वाइब्रेशन से उसकी टोन मजबूत होगी और आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं लिंक भी इसमें दे रहा हूं ताकि आपको सही ढंग से उज्जयी प्राणायाम सीखें और इससे मुक्ति पाएँ। मैं समझता हूं कि आपको मैंने ढेर सारी जानकारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में दी हैं। आप इसको देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि इसका अनुपालन करें। फॉरवर्ड करने के पहले, शेयर करने के पहले अगर आप इसके पीड़ित हैं, आप अनुपालन करें। निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, लोगों को शेयर करें।
और हम इस वीडियो पर अगर आप कमेंट करना चाहें, कुछ हमसे कम्युनिकेट करना चाहें, तो हमसे जुड़ने के लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह दे रहा हूं, उससे आप हमसे संपर्क भी अपना कर सकते हैं। धन्यवाद।